कृष्ण पिंड वर्णक्रम। वह पिंड जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, पूर्ण अवशोषित कर लेता है, कृष्ण पिंड कहलाता है। ठीक, तो एक क्या है, एक्चुअल में कोई भी पिंड है वो क्या पूर्णतः कृष्ण पिंड नहीं होता है। ठीक, ये एक आइडियल पिंड है, आदर्श पिंड है। ठीक, मतलब एक यह हाइपोथेटिकल है, ये ऐसा पिंड है करके। तो ऐसे पिंड को उस पे यदि हम कोई भी विकिरण आपतित कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं रेडिएशन को, तो वो क्या करता है, वो विकिरण को पूर्ण तरह से उसको अवशोषित कर लेता है, मतलब पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी वहां से वापस जाने नहीं देता है। उस पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण पिंड बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक, अब जो विकिरण हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब जो रेडिएशन यूज कर रहे हैं, उसका तरंगदैर्घ्य का हो कुछ भी हो, ठीक है, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेवलेंथ जो है किसी भी ऑर्डर का जो है वेवलेंथ हो, वो सभी को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, उसी को कृष्ण पिंड बोलते हैं। ठीक, व्यवहार में एक ऐसी समतापी कैविटी को कृष्ण पिंड माना जा सकता है जिसके अंदर बाहर से विकिरण एक छोटे छिद्र से होकर प्रवेश कर सके। ठीक है, तो एक कैविटी है जो है, यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो वो क्या करेगा, वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो यहीं पे अंदर में ही वो रह जाएगा, वो मतलब अंदर पे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो वापस नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो ये मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से जब वो इंसिडेंट हुआ लेकिन वो वापस इमिट नहीं हो पाया, तो ये कैविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कैविटी है इसी को हम लोग क्या मान सकते हैं, उसको ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। ठीक, कैविटी में विकिरण दीवार से साम्यावस्था में होते हैं, तो उस केस में मानो उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, उसका वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, पर एकांक तरंगदैर्घ्य प्राथमिक उत्सर्जकता, मतलब उसका जो ऊर्जा ऊर्जा घनत्व, ठीक, ये क्या होता है, उत्सर्जकता, एक पर्टिकुलर किसी एरिया से पर सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका उत्सर्जकता बोल रहे हैं। ठीक, उसकी लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रास में उत्सर्जक कितना हो जाएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा हो जाएगा। ठीक, यह उसका ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, इसका थ्योरी है। पिंड से जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कृष्ण पिंड विकिरण। ठीक है, तो उत्सर्जित होता है उसको हम लोग नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है वो लाइट के रेंज में नहीं है ना, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो विजिबल रेंज कौन सा है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो मतलब 480 नैनोमीटर से 720 नैनोमीटर, ये रेंज में कुछ है। ठीक, उस रेंज में जब उसका वेवलेंथ रहता है तो उस रेंज के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो विकिरण उत्सर्जित होता है वो दृश्य प्रकाश के रेंज का नहीं रहता है, तो इसीलिए हम जो रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है विकिरण, उसको हम लोग नहीं देख पाते। ठीक है, ऊर्जा वितरण वक्र, तो स्टार्टिंग में 1889 में दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर तथा प्रिज्म, ने क्या किया, ब्लैक बॉडी को, कृष्ण पिंड को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में रख के उससे उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य में वितरण, अर्थात उसी को क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, अध्ययन किया। मतलब ये लोग ब्लैक बॉडी पर प्रायोगिक द्वारा प्राप्त ऊर्जा वितरण निम्न चित्र में है। ठीक, ये जो डायग्राम है, ये इधर जो ई लैम्डा है उसकी उत्सर्जकता है, ठीक, यहाँ पे वेवलेंथ है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। तो उन्होंने जब प्रयोग किया ब्लैक बॉडी को लेके, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, यहाँ पे टेम्परेचर किस में ले रहे हैं हम लोग, केल्विन में ले रहे हैं। ठीक है, जितना भी फिजिकल जो फिनोमिना होती है वहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस में करते हैं, उसको केल्विन में ही करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। ठीक, तो ये याद रखना, केल्विन वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में है, ये 998 केल्विन है, 195 केल्विन है, 1259 केल्विन है, और ये 1449 केल्विन है। ठीक, उसके बीच में जब वो लोग ग्राफ प्लॉट किए तो उसको इस टाइप से उसको ग्राफ मिला है। कम टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है, अभी इसी ग्राफ को हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये उनको ग्राफ मिला। ठीक, अब ये जो ग्राफ मिला है तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है ना, कम टेम्परेचर पे जीरो है, इधर ये जो बैंड हो रहा है, ये सब उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कि इन्होंने जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, बीमर तथा प्रिज्म ने। ठीक, ये उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। फिर बाद में इसी में साइंटिस्ट आते हैं, स्टेफन आया है ना, फिर उसके बाद रेले जीन्स आया, फिर आगे चल के प्लांक आया। तो प्लांक ने उसको क्या किया, प्लांक ने उसको एक्सप्लेन कर पाया। तो इसमें देखते हैं, इन वक्रों से निरीक्षण से मुख्यतः निम्नलिखित निष्कर्ष निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक, ये जो हमको जो ग्राफ मिला है इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डील करेंगे। तो पहला इसका पॉइंट है, ताप पर विकिरण ऊर्जा का शून्य से अनंत तक सभी तरंगदैर्घ्यों में वितरण अविरत होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हो कि जीरो से लेके अनंत तक इधर क्या उसका जो है विकिरण का शून्य से अनंत तक तरंगदैर्घ्य में वितरण, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक, कहीं पे मतलब यहाँ पे गैप नहीं है।
ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो उसी को बोल रहा है विकिरण ऊर्जा का शून्य से अनंत तक सभी तरंग दैर्ध्यों में वितरण अविरत होता है, उसका कंटिन्यूअस होता है वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन। उसका जब वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 0 है, लैम्डा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसका जो उत्सर्जकता है, मतलब ये जो एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ई लैम्डा का मान भी क्या है, 0 है। और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, वेवलेंथ जैसे जैसे इधर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक। ये देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, इसके मतलब कोई भी एक वो कर्व को ले लो तो वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब उसकी उत्सर्जकता, उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा हमको मिलता है, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हो डैश डैश डैश, ठीक, ये क्या है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ईटा एम, है ना। उसको किससे शो किए हम लोग, लैम्डा एम से शो किए हैं, ये जो है लैम्डा एम। तो इसके बाद हम लोग जब इधर वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो उसका जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। जैसे ये वाले आप ये इस वाले कर्व को ले लो, ठीक, ये वाले कर्व को ले लो, तो जैसे वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है, जैसे वेवलेंथ इधर, हाँ ओके, वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इसकी एनर्जी भी है, मतलब ई लैम्डा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक, ये बढ़ते गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, उसके बाद जब वेवलेंथ को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इधर, तो इसका जो एनर्जी है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। वैसे सब इसमें कर्व में देख सकते हो, पहले ये बढ़ा, लेकिन फिर अगेन वेवलेंथ को इधर बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू है ई लैम्डा का वैल्यू वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। सब में वही है। तो जहाँ पे हमको ये पीक पॉइंट मिला है, जिस वेवलेंथ के लिए जो पीक पॉइंट मिला है ई लैम्डा का, उत्सर्जित ऊर्जा का अधिकतम मान मिला है, उसी को हम लोग किससे बोल रहे हैं, विशेष तरंगदैर्घ्य बोल रहे हैं ना, जो है स्पेशल वेवलेंथ है, जिसको किससे शो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लैम्डा एम से शो किए हैं, ठीक। लैम्डा एम से फिर इससे अधिक होने पर ई लैम्डा का मान क्या है, वो घटता जा रहा है, ठीक। तो ये हमारा जो पहला कंक्लूजन निकला था इस ग्राफ से, था कि प्रत्येक ताप पर कृष्ण पिंड का वर्णक्रम अविरत अथवा श्वेत होता है, ठीक। तो ये पहला कंक्लूजन निकला था। ये अभी क्या हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये अभी इसका क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो आगे जब देखेंगे तो उसको हम लोग क्वांटम उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्वांटम थ्योरी अप्लाई करेंगे, ठीक। तब वहां पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है, ठीक था। फिर इसमें सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या था इसका, प्रत्येक ताप पर वक्र का लेमडा अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा का मान प्रदर्शित करता है, ठीक। तो ये देखो जैसे आप लोग ग्राफ में स्टडी किए होंगे, तो जो जितना भी एरिया जो कवर करता है वो क्या बताता है, उसका वैल्यू बताता है, ठीक। तो घिरा क्षेत्रफल क्या बताएगा हम लोग, ये जो एरिया जो यहाँ पे जितना मतलब एरिया बनेगा, जैसे ये कर्व ले लो तो उसके अंडर में जितना एरिया आएगा, इस वाले कर्व को ले लो उसके अंडर में जितना एरिया आएगा, तो वो एरिया हमको क्या बताएगा, उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा का मान वो बताएगा, ठीक। ये जो ई लैम्डा है उसका वैल्यू हमको देगा। कृष्ण पिंड का ताप जितना अधिक होता है उससे उतने ही अधिक संपूर्ण विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक। यहाँ से क्लियर है। जैसे देखो कम टेम्परेचर है 998, तो यहाँ पे इसका जो एरिया है क्षेत्रफल वो क्या है, वो कम है। और ये सारे टेम्परेचर पे देखो 1646 केल्विन में इसका जो एरिया हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा का मान भी क्या है, वो बढ़ते जाता है, ठीक। सिंपल है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो उसकी ऊर्जा क्या है, मतलब हीट कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट क्या है, एक ऊर्जा की फॉर्म है, ठीक। तो अल्टीमेटली किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट दे रहे हैं तो उसका ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी ऊर्जा भी क्या है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक। ये ग्राफ से भी क्लियर है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है, ठीक। और वो जो पिंड है उसका टेम्परेचर जो रिलेशन है, टेम्परेचर वो क्या है, उसके चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। अभी आगे इसको हम लोग देखेंगे कि वो T⁴ के क्या है, वो उसके प्रोपोर्शनल है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है, जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता है किसी भी वेवलेंथ लैम्डा के विकिरण के लिए उत्सर्जित ऊर्जा ई लैम्डा का मान ताप के साथ तेजी से बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलता है, ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T⁵, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ई लैम्डा का वैल्यू भी क्या है, वो तेजी से बढ़ रहा है, और उसके बीच में रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल किसके है, वो जो टेम्परेचर T है उसके पावर 5 के प्रोपोर्शनल है, कौन सा, ई लैम्डा। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट है, जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता है अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान घटता है, अर्थात वक्र का शिखर लघु तरंगदैर्घ्य की ओर सरकता है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं तो ये जो वेवलेंथ है, मतलब डेल लैम्डा एम का जो वैल्यू है, लैम्डा एम है ना, ये जो डैश डैश वाला पॉइंट क्या है, वो लैम्डा एम का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 998 केल्विन में यहाँ पे है, फिर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये यहाँ पे है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, इधर लेफ्ट की ओर कम हो रहा है, मतलब लैम्डा एम का वैल्यू क्या है, वो इधर हमको क्या मिलेगा, लैम्डा एम मिलेगा, ठीक। इधर शिफ्ट हो रहा है तो लैम्डा एम का वैल्यू
वहाँ पे कम होते जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो लेमडा एम रहेगा तो यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे लेमडा एम ये है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो लेमडा एम का वैल्यू भी क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक, बॉडी वर्णक्रम है उसकी व्याख्या। ठीक, कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण की व्याख्या करने के लिए 4 नियम दिए गए। ठीक, तो 4 नियम कौन कौन से है उसको देखते हैं, जो हमको जो कर्व मिला है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला जो है इसमें स्टेफन का नियम। ठीक, तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली उत्सर्जित, मैं भी ठीक स्टार्टिंग में बताया था जी, उसकी उत्सर्जकता क्या होती है, इसी को पृष्ठ से मतलब यूनिट सरफेस से, ठीक है, पर सेकंड इमिट होने वाले रेडिएशन को क्या बोलते हैं, उसकी इमिटिविटी बोलते हैं। उसकी क्या होती है, चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है, स्टेफन का नियम है, ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिंबल जब हटाओगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेफन कांस्टेंट, जो क्या है सिग्मा है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टेफन नियतांक है, और इसका वैल्यू क्या हो 67 इंटू 10 की पावर -8। सेकंड नियम है, सेकंड नियम कौन सा है, विन्स का लॉ है। विन्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कृष्ण पिंड का ताप जब बदलते हैं, ठीक, तो उसमें दो केस आएगा। पहला है किसी ताप पर कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान पिंड के परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग है, विन के अकॉर्डिंग है, जिसको वेवलेंथ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, उसके टेम्परेचर के। तो लेमडा टी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन लगेगा तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा। और इसमें बी पॉइंट है, उसकी जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान है, मतलब ई लेमडा। ठीक, ई लेमडा क्या है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान है, वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती, मतलब उसका जो पावर 5 है उसके क्या है, प्रोपोर्शनल होता है। ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू टी की पावर टेम्परेचर है, ताप टी पर कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण में तरंगदैर्घ्य लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच उत्सर्जकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ठीक, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला है, जो लैम्डा है और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब कोई भी दो हम लोग वेवलेंथ ले रहे हैं, उसके बीच में जो उत्सर्जकता है, इमिटिविटी है, उसको हम किससे शो कर रहे हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5 एफ ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा। ठीक है, एफ लैम्डा टी क्या है, एक कोई भी अननोन फंक्शन है, अज्ञात फलन है, तथा ए क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है। तो उसके बीच में ये रिलेशन आएगा, जब लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच उत्सर्जकता को, जब उसको हम लोग फार्मूला में लिखेंगे तो ये फार्मूला हमको मिलेगा। बाद में वैज्ञानिक विन ने इस अज्ञात फलन को चरघातांकी फलन माना। ठीक, जो साइंटिस्ट विन थे उन्होंने जो अज्ञात फलन है एफ लैम्डा टी, इसको क्या उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन माना। ठीक, तब वहाँ पे उसके जगह में ई वाला टर्म आ जाएगा, है ना, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आ जाएगा। तो उन्होंने क्या लिखा वहाँ पे, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू C1 लैम्डा की पावर 5, और जो ए एफ ऑफ लैम्डा टी है उसके जगह में, ठीक, ये नया फंक्शन उन्होंने बताया वो कौन सा है, ई की पावर -C2 बाय लैम्डा टी डी लैम्डा। ठीक, ये है इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे C1 और C2 क्या है, वो एक कांस्टेंट है। ठीक, फिर इसमें थर्ड है रेले जीन का नियम। तो रेले जीन के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने विकिरण वक्र की व्याख्या करने के लिए यह माना कि कैविटी के अंदर दीवार पर आपतित विकिरण तरंगों तथा उससे परावर्तित विकिरण तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप अपगामी तरंगे बनती है। ठीक, तो जो कि ये साइंटिस्ट थे रेले तथा जीन, रेडिएशन क्या है, विकिरण एक प्रकार का क्या है, वो वेव ही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या माना, विकिरण है और परावर्तित विकिरण है, कैविटी के अंदर जो विकिरण आपतित हो रही है और जो विकिरण जो है परावर्तित हो रही है, उसके बीच में क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है। तो सुपर पोजिशन होगा, तरंगे बनेंगी। ठीक, ये जो लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये मतलब ये रेंज है। ठीक, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब 500 एंगस्ट्रॉम हो गया, यहाँ पे 600 एंगस्ट्रॉम, तो उसके बीच एक रेंज लिया, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तरंगदैर्घ्य प्रास में ऊर्जा घनत्व ये है यू लैम्डा डी लैम्डा व लैम्डा। ठीक, प्रास में एकांक आयतन में कंपनों की विधाओं की संख्या इंटू एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा। तो वो जो ऊर्जा मिलेगा वो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि कंपन की विधाओं की संख्या उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा से, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल उसका ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा, जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी एनर्जी से, उसका जो एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को। ठीक है, एक वाइब्रेशन की जो एवरेज एनर्जी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल उसका ऊर्जा मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा सिद्धांत के अनुसार, मतलब चिरसम्मत मतलब क्लासिकल थ्योरी। ठीक, उसी को बोलते हैं चिरसम्मत सिद्धांत। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग टी परम ताप पर एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा क्या होती है, केटी होती है। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग है, केटी। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे
क्वांटम थ्योरी, तो वहाँ पे इसकी औसत ऊर्जा केटी ना मिलके कुछ और मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में, वो कौन सा है, यही पे है, ठीक। सब जितना भी खेल है वो किसका है, वो इसी का है। यहाँ पे चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार टी परम ताप पर एक कंपन की औसत ऊर्जा, ये आप लोगों को याद रखना है कि कितना होता है, केटी होता है, ठीक। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये केटी वाला फार्मूला अप्लाई किया, मतलब ये लोग अभी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब क्लासिकल उसका एक्सप्लेनर दे रहे हैं ना, मतलब क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत सिद्धांत को यूज कर रहे हैं। तो इसके अनुसार उसकी औसत ऊर्जा केटी होती है, जहाँ पे के क्या है, बोल्टेजमेंट कांस्टेंट है, ये उसका वैल्यू होता है। इसे मानकर रेले जीन के नियम अनुसार, जो रेले जीन का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई बाय लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा इंटू के टी, उसके औसत ऊर्जा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये जो है 8 पाई लैम्डा की पावर डी लैम्डा, ये क्या है, कंपन विधाओं की संख्या है, और के टी क्या है, उसकी एक कंपन की औसत ऊर्जा। तो यहाँ पे फार्मूला को पुट कर दिए हैं, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या मिलेगा, यू लैम्डा, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 पाई के टी बाय लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, ठीक। ये हो गया। सभी जब जो हम लोग 3 पॉइंट जो स्टडी किए हैं, जितना भी 3 पॉइंट देखे हैं, वो क्या है, वो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है। स्टेफन हो गया, वीन का नियम हो गया, और ये जो रेले जीन का नियम है, ये क्या है, ये क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है, और इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को वहाँ पे यूज किया है, और बता रहा है कि उसकी औसत ऊर्जा क्या है, वो केटी है, ठीक। तो जितना भी यहाँ पे डिफरेंस है वो इसी का ही रहेगा। जब आगे प्लांक का नियम देखेंगे तो वहाँ पे औसत ऊर्जा हमको केटी ना मिलकर कुछ और मिलेगा, ठीक। तो अब ये था जो जो नियम था, यह नियम केवल उच्च तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में ही प्रयोग ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है, ठीक है, क्योंकि इस नियम अनुसार लैम्डा बढ़ने पर यू लैम्डा का मान घटता है, ठीक। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था तीनों साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, वीन का नियम, स्टेफन का नियम और रेले जीन का नियम, स्पेक्ट्रम हमको मिला था ब्लैक बॉडी का, ठीक। तो इसका जो हायर वेवलेंथ है उसके लिए ही वो एक्सप्लेन कर पाने में क्या था, वो सक्षम था, ठीक है। जैसे जब उसका वेवलेंथ क्या है, वो अधिक है तब, लेकिन जैसे उसका वेवलेंथ जो है कम होते जाता है, मतलब जब इधर लोअर वेवलेंथ लेते जाते हैं, जब वो जीरो की ओर शिफ्ट होता है, तो उस केस में वो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक। मतलब अगर कहा जाए तो जो कृष्ण पिंड है उसके केवल वो आधे पार्ट को एक्सप्लेन कर पाया था, जब उसका वेवलेंथ क्या है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन वेवलेंथ जैसे ही कम हो जाता है, क्लोज टू जीरो होता है, तो उस केस में वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक। तो उसी को एक्सप्लेन किसने किया, वहां पे प्लांक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक। तो यहाँ से जनरेट होता है क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति। अकॉर्डिंग क्या होता है, कृष्ण पिंड विकिरण की सफल व्याख्या करने के लिए सन 1900 में वैज्ञानिक प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक। तो यहीं से क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण अविरत न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। अवशोषण जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि वो क्या रहता है, फोटॉन के फॉर्म में रहता है, और फोटॉन या उसी को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। जो ऊर्जा का जो पैकेट है, बंडल है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांटा या फोटॉन बोल रहे हैं, ठीक। तो एक फोटॉन की निश्चित ऊर्जा तथा संवेग होती है, ठीक। अब उसका ऊर्जा भी क्या होता है, E इक्वल टू एच में, ये इक्वेशन बताया था, यही जो है क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन माना जाता है, E इक्वल टू एच में, ठीक। तो जो फोटॉन की ऊर्जा है वो क्या है, इक्वल टू एच म्यू है। अब उसका संवेग मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एच न्यू बाय सी हो जाएगा, ठीक। क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। उसका अवशोषित ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, मतलब उसका इंटीजर है ना, एच पूर्ण गुणक होगा, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, ठीक है। तो ये मतलब 1.5 2.5 ऐसा नहीं मिलेगा हमको, ये इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, इसके वो पूर्ण गुणक रहेगा, ठीक है। अर्थात आवृत्ति के संगत प्रत्येक कंपन की औसत ऊर्जा केटी ना होकर निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, ठीक। तो मैं बताया था कि वहाँ फर्क किसका है, क्लासिकल मैकेनिक्स में उन्होंने औसत ऊर्जा को क्या ले रहा था, वहाँ पे प्रत्येक कंपन की औसत ऊर्जा को केटी ले रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब प्लांक ने उसको केटी नहीं लिया, जो कि उन्होंने क्या लिया, उसकी औसत ऊर्जा को, जो क्या उसकी औसत ऊर्जा है, औसत ऊर्जा की उन्होंने ये वाला फार्मूला यूज किया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग औसत ऊर्जा कितना होता है, एच न्यू बाय ई की पावर एच न्यू बाय के टी -1, ठीक है। ये उसकी औसत ऊर्जा है। जब न्यू के जगह में आप लोग सी बाय लैम्डा पुट करोगे तो ये क्या बन मिल जाएगा हमको, एच सी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय ई की पावर एच सी बाय लैम्डा के टी, ठीक। न्यू के जगह में सी बाय लैम्डा पुट कर दो, तो ये जो मिला है हम इक्वेशन, ये क्या है, क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग या प्लांक के अकॉर्डिंग प्रत्येक कंपन की औसत ऊर्जा है, ठीक। मतलब एवरेज एनर्जी है जो मिला है, इसी को अप्लाई किया। तब प्लांक ने कृष्ण पिंड में ऊर्जा वितरण के लिए निम्न सूत्र दिया, जिसकी सहायता से ल्यूमर तथा प्रिज्महाइम के प्रायोगिक वक्र की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सके, ठीक। तो वहां पे औसत ऊर्जा का वैल्यू पुट कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 8 पाई एच सी डी लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5 ई की पावर
एच सी बाय लेमडा के टी माइनस वन। ठीक, अब या तो इसी को लिख सकते हैं, ये किसकी में है, अभी ये लेमडा के फॉर्म में है। ठीक, तो उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा यू लेमडा डी म्यू, ये भी वेवलेंथ के फॉर्म में है। ठीक, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो जाएगा 8 पाई एच न्यू डी न्यू डिवाइडेड बाय सी क्यूब ई की पावर एच न्यू के टी माइनस वन। ये जो इक्वेशन मिला है यही क्या है, इसी इक्वेशन को सहायता से जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, मतलब लोअर टेम्परेचर में भी और हायर टेम्परेचर में भी। ठीक, और जो क्लासिकल फिजिक्स ये रेले जीन्स थे, स्टेफन थे, ठीक, इन्होंने केवल हायर टेम्परेचर के लिए उसको एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक, लोअर टेम्परेचर में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन जो प्लांक ने जो फार्मूला दिया इस वाले फार्मूला से हम वो उसको हायर टेम्परेचर में भी एक्सप्लेन कर पाते हैं और लोअर टेम्परेचर में भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक, तो यही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सूत्र छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए निम्न ताप पर विन के विस्थापन नियम में तथा लंबी तरंग दैर्ध्य के लिए उच्च ताप पर रेले जीन के नियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों फिनोमिना हमको देखने को मिल रहा है। अगर लोअर वेवलेंथ ले रहे हैं तो उस केस में विन के नियम को सेटिस्फाई करता है, और हायर वेवलेंथ के लिए या हायर टेम्परेचर के लिए तो जो रेले जीन का नियम था उसको भी ये क्या करता है, उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये इक्वेशन मिला था फाइनली। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।